नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिब्लियोफाइल के इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम हैं अपना जो मेंस का टेस्ट सीरीज है उसका पेपर नंबर 124108 108 नंबर का जो पेपर है उसके सॉल्यूशन को लेकर। और हमें सबको मालूम है कि 30 क्वेश्चंस आते हैं मेंस में रीजनिंग के। तो देखिए वन बाय वन क्वेश्चंस को चेक करते हैं। पहला सवाल दे रखा है एनालॉजी बेस्ड ऑन वर्ड्स का सवाल है। दो शब्द दे रखे हैं ड्रेस और टेलर, पोशाक और दर्जी, उसमें रिलेशन बनाना है। तो देखते ही मालूम चल रहा है आपको कि दर्जी क्या करता है, पोशाक बनाता है, कपड़े सिलता है, ड्रेस तैयार करता है। वैसे ही कारपेंटर क्या करता है, वो फर्नीचर तैयार करता है। कारपेंटर क्या करता है, फर्नीचर तैयार करता है। तो सेकंड ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन अगेन एनालॉजी बेस्ड ऑन वर्ड्स का सवाल है। बो, एरो, धनुष, धनुष से क्या निकलता है, बाण निकलता है। या धनुष से क्या छोड़ा जाता है, बाण छोड़ा जाता है। उसी प्रकार जो पिस्टल है, पिस्टल से क्या करते हैं, बुलेट, गोली को दागते हैं। पिस्टल से क्या किया जाता है, गोली है उसको छोड़ा जाता है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड अगेन एनालॉजी बेस्ड ऑन नंबर्स का सवाल है। हमने देखा है मोस्टली पेपर्स के अंदर, क्लासरूम में भी अपनी बात हुई है, एनालॉजी क्लासिफिकेशन 4 से 5 सवाल इनके आते ही रहते हैं। और आप कॉन्टीन्यूसली देख रहे हैं पेपर चाहे प्री का हो या मेंस का, सब में सवाल ज़रूर रहता है। तो मुझे 380 से 20 बनाना है या 20 से 380 बनाना है। तो मैं क्या करता हूँ, 20 से 380 बनाता हूँ। जब भी हम सवाल करते हैं हमने देखा है सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर क्यूब चेक करते हैं, उसके बाद उनके आसपास का चेक करते हैं। तो 380 किसके आसपास आता है दोस्तों, 380 आता है 400 के आसपास। और 400 क्या है, ये है 20 का स्क्वायर। 400 क्या है, 20 का स्क्वायर। और 20 के स्क्वायर में से हमने क्या किया कि 20 ही माइनस कर दिया। गॉट इट। तो सेम ऐसा ही रिलेशन मुझे देखना है। एक नंबर मुझे ऐसा उठाना है जो किसके आसपास आए, 420 के आसपास। तो 21 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 441। और उसमें से मैं क्या करूं, 21 ही माइनस कर दूं, तो मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, 420। तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा यहाँ राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अगला सवाल अगेन एनालॉजी बेस्ड ऑन नंबर्स का सवाल है। 24 से मुझे 36 बनाना है। और 36 हमें सबको पता है 36 क्या है, 6 का स्क्वायर है। तो 24 में मुझे क्या ढूंढना है, 6 ढूंढना है। तो 24 में मैंने क्या किया, सम ऑफ डिजिट्स किया। 2 + 4 कितना होता है, 6। और 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। सेम वे क्या करूँगा, 1 और 4 का सम करूँगा। 1 + 4 कितना होता है, 5। और फिर 5 का क्या करूँगा, स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर होता है 25। तो थर्ड ऑप्शन मेरा यहाँ राइट आंसर चला जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 रीजनिंग का 5वां सवाल। ऑड वन आउट का सवाल है। 4 शब्द दे रखे हैं, 3 एक ग्रुप को इंडिकेट करते हैं, चौथा एलिमिनेट करना है मुझे। तो देखो, क्रोध, चिड़चिड़ा और रोष। क्रोध, चिड़चिड़ा, रोष, ये तीनों मनोस्थिति है। तीनों क्या है, मनोस्थिति या भाव है ये। और डिस्ट्रॉय, नष्ट करना, इसमें फिजिकली नुकसान किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, फिजिकली डिमोलिश। तो बाकी 3 तो क्या है, मनोस्थिति है या हाव भाव है, एक्सप्रेशंस है। और एक में क्या है, फिजिकली नुकसान होता है। तो कौन सा एलिमिनेट हो गया यहाँ पर, सेकंड ऑप्शन यहाँ एलिमिनेट हो गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सीरीज का सवाल है, बेस्ड ऑन लेटर्स का सवाल है। जब भी हम सीरीज बेस्ड ऑन लेटर्स का सवाल करते हैं तो 2 तरीके हम फॉलो करते हैं। पहला होता है कंपैरिजन में फर्स्ट टू फर्स्ट लेटर को कंपेयर करते हैं, और दूसरा हम फर्स्ट टू लास्ट लेटर को कंपेयर करते हुए चलते हैं। तो अगर मैं फर्स्ट टू फर्स्ट लेटर की बात करूं तो यहाँ आप दे सकते हैं पहला लेटर है ए से बना एफ, फिर बना के, फिर बना पी और फिर बना यू। तो सब में +5 हो रहा है दोस्तों। यहाँ भी देखें आप +5 हो रहा है। सेकंड को अगर मैं लेटर को कंपेयर करूँ तो सी से एच बना, अगेन +5 है। यहाँ मैं +5 करूँ तो 13 पे कौन आ जाएगा, एम। तो कौन सा लेटर आ जाएगा, एम। थर्ड ऑप्शन मेरा यहाँ राइट आंसर चला जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर सीरीज का सवाल है। सारे नंबर आसपास दिखाई दे रहे हैं। जब नंबर आसपास हो तो हम क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं उनका। तो अगर पहले 2 नंबर्स की बात करूँ तो यहाँ डिफरेंस है 8 का। अगले 2 नंबर्स की बात करूँ डिफरेंस है 12 का। अगले 2 नंबर्स की बात करूँ तो डिफरेंस है 16 का। गॉट इट।
तो जो डिफरेंस दे रखा है उसमें भी डिफरेंस कितने का आ रहा है, 4 4 का। यहाँ 4 का डिफरेंस है, अगेन यहाँ 4 का डिफरेंस है। तो अगर मैं 4 का डिफरेंस फिर से लेके चलूँ तो अगला नंबर डिफरेंस कितने का आएगा, 20। तो इन दो नंबर्स में 20 अगर डिफरेंस आए तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह नंबर क्या आ जाएगा, 64। तो डी ऑप्शन मेरा यहाँ राइट आंसर चला जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। सवाल दे रखा है, एक वर्ड दे रखा है कम्युनिकेशन, और मेरे से पूछा है कि इसके अक्षरों से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। एक तो ये वैरायटी, और दूसरी जो बोर्ड मास में हम सवाल करते हैं वहाँ हमें पढ़ना होता है कौन सी संतुलित होगी या कौन सी समीकरण संतुलित नहीं होगी। तो हमसे पूछा कौन सा नहीं बनेगा। तो एक्शन सारे लेटर दिखाई दे रहे हैं, ACTION। सेकेंड है यूनियन, तो UNION अवेलेबल है। नेशन, NATION अवेलेबल है। और यूनिसन का देखें तो S अवेलेबल नहीं है। कम्युनिकेशन में क्या नहीं आता है, S नहीं आता है। तो फोर्थ ऑप्शन मेरा यहाँ एलिमिनेट हो जाएगा कि यूनिशन वर्ड कम्युनिकेशन से नहीं बनेगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, मुझे इक्वेशन जो है उसको क्या करना है, संतुलित। अभी बात की थी हमने, जब भी बोर्ड मास का सवाल हो सबसे पहले क्या चेक करना है कि संतुलित करनी या नहीं करनी। तो चेक करते हैं। अगेन बोर्ड मास में सबसे पहले अगर मैं डिवीजन को लूँ तो यहाँ देखो 6 डिवाइडेड बाई 4 ये पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये आगे नहीं जाना है। अगर मैं सेकंड की बात करूँ तो यहाँ इक्वेशन का साइन ही नहीं दे रखा, फाइन। और अगर यहाँ मैं बात करूँ फर्स्ट, यहाँ इक्वेशन लगा दूँ और ये मैंने किया 4 - 12 अपॉन 12 है, तो वैल्यू कितनी आई 1। तो 4 - 1 करूँ तो वैल्यू कितनी आ जाए 3। थर्ड ऑप्शन भी नहीं जा रहा। फोर्थ ऑप्शन की अगर मैं तरफ जाऊँ तो इनको मैं गुणा करूं तो वैल्यू कितनी आई 24, और 24 में से 12 माइनस कर दूं तो वैल्यू कितनी आ जाए 12। तो ऑप्शन डी मेरा यहाँ पर राइट आंसर। काफ़ी आसान सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम चले तो अगला सवाल है मेरे पास सिलोजिज्म का सवाल है, और देखें सवाल बनाते हैं हम। थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करते हैं यहाँ पर। देखें पहला है कुछ स्केल पेंसिल है, तो हमने डायग्राम बनाया। कुछ स्केल पेंसिल है। नेक्स्ट दे रखा है कुछ रबर पेंसिल है। कुछ रबर पेंसिल है। कंक्लूजन की बात करें, सबसे पहले ये चेक करना है कौन से दो वेरिएबल्स की बात हो रही है। तो पेंसिल और किसकी बात हो रही है, रबर की बात हो रही है, और ये इसी का हेल्पिंग कंक्लूजन है दोस्तों। हेल्पिंग कंक्लूजन हम राइट टू लेफ्ट पढ़ते हैं कि कुछ पेंसिल रबर है। सेकंड अगेन फर्स्ट का है हेल्पिंग कंक्लूजन कि कुछ पेंसिल क्या है, स्केल है। तो दोनों कंक्लूजन डायग्राम पे जाने की ज़रूरत नहीं है, जो स्टेटमेंट दे रखा है उसी से कंक्लूजन निकला है, हेल्पिंग कंक्लूजन। तो दोनों ही फॉलो कर रहे हैं। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ राइट आंसर चला जाएगा कि पहला और दूसरा निष्कर्ष दोनों ही फॉलो कर रहे हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। वेन डायग्राम का सवाल है। 3 शब्द दे रखे हैं, पहला स्पोर्ट्समैन, क्रिकेटर्स और बैट्समैन। तो देखो जितने भी बैट्समैन होते हैं वो सारे क्या होते हैं, क्रिकेटर। और जितने भी, तो यहाँ रिलेशन क्या है, ऑल आर। जितने भी बैट्समैन हैं वो सारे क्या हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं। और जितने भी क्रिकेटर्स हैं वो भी सारे क्या हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं। तो यहाँ डोमिनेंट वर्ड क्या हुआ, स्पोर्ट्स पर्सन। तो सबसे आउटर, सबसे जो इनर है, सबसे इनर जो सर्कल है वो किसको बताएगा, बैट्समैन को। सेकंड किसको बनाएगा, क्रिकेटर को। और जो थर्ड वाला ये किसको इंडिकेट कर रहा है, ये जो स्पोर्ट्समैन है उनको इंडिकेट कर रहा है। तो थर्ड ऑप्शन मेरा यहाँ राइट आंसर चला जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। तो एक डायग्राम दे रखा है जिसका 1/4 पार्ट मिसिंग है। और जब भी हम ऐसे सवाल करते हैं तो हमारी बात हुई है, या तो मैं जो ऊपर वाला है उसकी वाटर इमेज देखता हूँ टॉप टू बॉटम, या जो इसके सामने दे रखा है उसको मैं यहाँ फिल करने की कोशिश करता हूँ। तो ये तीनों स्ट्रक्चर एक जैसे हैं दोस्तों। चाहो तो सामने वाले को इधर ले आओ, चाहो तो जो ऊपर वाला है उसकी रेप्लिका नीचे फुलफिल कर दो। गॉट इट। तो मुझे स्ट्रक्चर देखना है कि मुझे कौन सा स्ट्रक्चर अवेलेबल। तो देखो सबसे पहले तो ये है कि ये जो डबल लाइन है वो इस तरफ आएगी। तो फर्स्ट ऑप्शन के अंदर अवेलेबल है, सेकंड के अंदर नहीं है, थर्ड में भी नहीं है, और फोर्थ में भी ये अवेलेबल नहीं है। तो फर्स्ट आंसर ही मेरा राइट आंसर चला जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, रीजनिंग का 13वां सवाल।
एम्बेडेड फिगर का सवाल है, एक फ़ोटो दे रखी है और पूछा है कि ये कौन से के अंदर मुझे दिखाई दे रही है। तो देखो अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं अगर इस स्लैंटिंग लाइन को लूं तो पहले ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है। सेकंड ऑप्शन की बात करूं तो स्लैंटिंग लाइन मुझे यहाँ अवेलेबल है, स्ट्रेट लाइन है, ये भी अवेलेबल है, यहाँ अवेलेबल है, और कुल मिलाकर पूरा डायग्राम ही इसके अंदर अवेलेबल है। इसको हाईलाइट कर दिया हमने, तो सेकेंड ऑप्शन क्या जाएगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 और पेपर कटिंग फोल्डिंग का सवाल है। तो सबसे पहले हमने क्या चेक किया यहाँ कि ये जो ट्राइंगल था ऊपर की तरफ जो था, सबसे पहले इसको क्या किया, इन्वर्टेड किया। सबसे पहले क्या किया, इसको इन्वर्टेड किया। एरो इसमें मिसिंग है, तो अंडरस्टूड है कि ये ऊपर की तरफ तो उल्टा चलता हुआ जा रहा है आगे। फिर उसके बाद क्या किया, लेफ्ट वाला जो हिस्सा है, राइट वाला जो हिस्सा है वो लेफ्ट की तरफ आया। फिर लेफ्ट में जो मेरे पास बचा हुआ है इसका भी क्या किया, इसने आधा हिस्सा लिया। मैं इसको बाहर निकाल के एक्सप्लेन करता हूँ आपको। ये हिस्सा मेरे पास बचा हुआ है, ये डॉटेड लाइन आपको विजिबल है, और ये हिस्सा हम ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं। तो मेरे पास हिस्सा कितना बचा, ये वाला हिस्सा बचा। गॉट इट। और फिर इस हिस्से के अंदर क्या किया, एक यहाँ पर सर्कल काटा है हमने। गॉट इट। अब सबसे पहले क्या होगा, जब मैं इसको अनफोल्ड करूँगा ये हिस्सा वापस खुल के आएगा, तो ये हिस्सा ऐसे आएगा दोस्तों मेरे सामने, ऐसे। गॉट इट। और जो एक सर्कल यहाँ काटा गया है वो ही सर्कल मेरे पास यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। ठीक है, तो दो सर्कल हो गए, एक से भले दो। अब ये जो लेफ्ट वाला हिस्सा वापस राइट की तरफ आएगा, तो इसने देखो पूरा इसको, ये वाला हिस्सा, ये जो पॉइंट है इसके ऊपर ओवरलैप कर रहा है, तो इसने इसको पूरा क्या किया, ओवरलैप किया। तो जब ये अनफोल्ड होगा तो इसकी जीरोक्स अपने साथ लेकर आएगा। तो इसकी जीरोक्स क्या होगी, ये यहाँ सर्कल बनेगा और ये सर्कल यहाँ बनेगा। तो सर्कल कितने बने, 4। गॉट इट। अब फिर क्या होगा, ये इन्वर्टेड होगा, ये स्ट्रक्चर क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, उल्टा वापस होगा, ऐसे ट्राइंगल बनेगा। तो इसमें सर्कल तो कितने बनने हैं, 4। अब सभी में मुझे क्या क्या दे रखे हैं, 4 सर्कल दे रखे हैं। अब मैं डिफ्रेंशिएट कैसे करूंगा इसको, कि ऊपर वाले 2 आसपास हैं और नीचे 2 बेस के अंदर हैं। ये देखो, आप इनको देखो, नीचे जो बेस के अंदर है इनके अंदर क्या है, गैप दे रखा है। गॉट इट। तो गैप वाला ऑप्शन मेरे पास कौन सा अवेलेबल है, सेकेंड ऑप्शन मेरे पास गैप वाला अवेलेबल है। गॉट इट। तो प्रश्न का आंसर क्या गया, ऑप्शन सेकेंड गया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन 45 नंबर सवाल जो है ये रिफ्लेक्शन का सवाल है, मिरर रिफ्लेक्शन, और मिरर ईस्ट की तरफ रखा हुआ है। मिरर कहाँ है, ईस्ट। तो मैं लेफ़्ट टू राइट आ जाऊँ, लेफ़्ट टू राइट आऊँ तो मैं सबसे पहले किसको देखूँ, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये इस तरफ आएगा, राइट हैंड की तरफ, और ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन्स है वो हॉरिजॉन्टल ही रहनी है, और इसी हिस्से में आना है इसको। ये वाला जो हिस्सा है इसी हिस्से में इसको आना है, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन। तो फर्स्ट ऑप्शन में नहीं है, सेकेंड में नहीं है, थर्ड में अवेलेबल है, फोर्थ में नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन मेरा यहाँ राइट आंसर चला जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। मिसिंग नंबर का सवाल दे रखा है और पूछा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो देखो मैं रो के अंदर चलता हूँ, यहाँ मैंने देखा डिफरेंस है 22 का, यहाँ भी डिफरेंस कितना है 22 का। अगर मैं यहाँ डिफरेंस देखूँ 11 का डिफरेंस है, और यहाँ भी 11 का डिफरेंस है। अब ये वाला डिफरेंस कितना है दोस्तों, यहाँ डिफरेंस आया 7 का, तो यहाँ से यहाँ भी डिफरेंस कितने आए, 7 का डिफरेंस आए। तो 7 अगर मैं इसमें से माइनस कर दूँ तो मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, 38। क्या वैल्यू आएगी यहाँ पर, 38। तो सी ऑप्शन मेरा राइट आंसर हो जाएगा। 38 में +7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल अगेन मिसिंग नंबर का सवाल है, और इस सवाल में देखो इसको अटेम्प्ट कैसे कर रहा हूँ कि ये जो 4 नंबर हैं, इन्हीं 4 नंबर से क्या कर रहा है, ये ऊपर वाला नंबर बना रहा है। अब नंबर बना कैसा रहा है उसकी बात करते हैं। तो इसने क्या किया, जो आमने सामने के जो नंबर है जैसे 25 और 23 है, इनका सम किया तो ये सम आया 48। अगले 2 नंबर है 14 और 17, इनका सम किया तो ये सम आ गया यहाँ 31। अब दोनों का क्या कर रहा है, डिफरेंस ले रहा है, जो कितना आ रहा है 17, और ये 17 यहाँ ऊपर रखा हुआ है। नेक्स्ट जो दे रखा है उसको फिर सॉल्व करते हैं। 58 और 31 का सम अगर मैं करूं तो सम आया मेरे पास 89। अगले 2 नंबर हैं 8 और 9 का अगर मैं सम करूं तो ये सम आया मेरा 17, और दोनों का डिफरेंस निकालूं तो डिफरेंस कितना दे रखा है 72।
तो सेम इसी प्रोसीजर को मुझे फॉलो करना है आगे भी। तो 41 प्लस 33 तो वैल्यू आई 74। फिर दे रखा है 41 और 22, यहाँ वैल्यू आई 63। और अगर मैं दोनों का डिफरेंस लूँ तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 11। तो ऑप्शन बी मेरा यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। गॉट इट। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दे रखा है एक, और हाउ ऑफन यू कम का कोड दे रखा है, हाउ डू यू रीड इसका भी कोड दे रखा है। और हमसे पूछा है ऑफन का कोड क्या होगा। तो जब भी हम ऐसे सवाल करते हैं सबसे पहले हमें चेक करना होता है कि ऑफन वर्ड जो है किस लाइन में गिवन है। तो ऑफन फर्स्ट लाइन में गिवन है, इसका मतलब ऑफन का जो कोड होगा वो भी फर्स्ट लाइन के अंदर ही होगा। अब यहाँ देखो कॉमन वर्ड्स की अगर मैं बात करूँ तो हाउ और यू दो कॉमन वर्ड्स है, इसका मतलब दो कॉमन कोड आएंगे। तो जो कॉमन कोड है उनको मैं हटाते हुए चलता हूँ। तो पहला कॉमन कोड मुझे दिखाई दे रहा है HA और दूसरा कॉमन कोड दिखाई दे रहा है TA। तो ये तो दो हट गए, अब बचे क्या JA और NA। क्या बचा JA और NA, और वर्ड भी यहाँ दो बचे, एक तो ऑफन बचा और एक कम बचा। तो होने इन दोनों में से, बट होगा क्या ये हम कंफर्म नहीं बता सकते। तो आंसर JA भी जा सकता है और NA भी जा सकता है। तो थर्ड ऑप्शन मेरा यहाँ राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्लॉक का सवाल है और पूछा है किसी घड़ी में 7:40 हो रहे हैं तो इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो जल प्रतिबिंब के केस में हम दो चीज़ें लेते हैं कि अगर दिए गए समय का मान, उसमें जो मिनट वैल्यू है, किसकी वैल्यू, मिनट की सुई का मान अगर 30 मिनट के बराबर हो या 30 मिनट से छोटा हो तब तो हम 18:30 में से माइनस करते हैं। और अगर मिनट की सुई का मान 30 मिनट से ज़्यादा हो तो हम 17:90 में से माइनस करते हैं। अब प्रश्न में मिनट की सुई का मान कितना दे रखा है 40 मिनट, तो इसको किस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 17:90 में से करेंगे। तो मैंने लिखा 7:40, तो ये वैल्यू यहाँ 50 आ जाएगी और यहाँ वैल्यू कितना आ जाएगी 10 आ जाएगी। गॉट इट। तो आंसर क्या आएगा 10:50 इसका रिफ्लेक्शन दिखाई देगा। तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा राइट आंसर जाएगा यहाँ। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 डाइस का सवाल दे रखा है, ओपन डाइस दे रखी है और हमसे पूछा है कि 5 के अपोजिट कौन होगा। तो जब हम पेयर बनाते हैं तो देखो रो में चले या कॉलम में चले, फर्स्ट सरफेस का पेयर बनता है थर्ड से और जो सेकंड सरफेस है उसका पेयर किससे बनता है फोर्थ से। तो यहाँ पेयर किसका बनेगा 1 और 4 का बनेगा, 2 और 6 का बनेगा, और जो रिमेनिंग सरफेसेज होती है वो एक दूसरे के अपोजिट होती है। तो 5 के अपोजिट कौन सा अंक आएगा, 5 के अपोजिट विजिबल है 3 आएगा। तो थर्ड ऑप्शन मेरा यहाँ राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में दे रखा है कि कौन अशिक्षित महिलाएं, तो पहले मैं इन पे नाम लिख दूं कौन सा डायग्राम कौन से वेरिएबल को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ देखो जो ट्राइंगल है वो अशिक्षित को बता रहा है, फिर जो सर्कल है वो विलेज में जो रहने वाले हैं उनको इंडिकेट कर रहा है, रेक्टेंगल जो है वो महिलाओं को इंडिकेट कर रहा है जो फीमेल हैं, वुमन है महिला, और जो ये बता रहा है स्टाफ को, ये कर्मचारियों को इंडिकेट कर रहा है। गॉट इट। अब मेरे से पूछा है कौन अशिक्षित महिलाएं, तो अशिक्षित को तो ट्राइंगल कर रहा है और महिला को कौन कर रहा है ये बड़ा वाला सर्कल। तो ट्राइंगल और इसके अंदर 2 नंबर कॉमन है, एक तो 4 और एक 11। तो 4 अशिक्षित को भी इंडिकेट करता है और 4 महिलाओं को भी इंडिकेट करता है। तो इसने बोला कौन अशिक्षित महिलाएं हैं, तो 4 और 11 अशिक्षित महिलाएं हैं परंतु गांव में रहने वाली नहीं है। तो गांव किसको रिप्रेजेंट, सर्कल में, तो मतलब 4 सर्कल में आ रहा है तो 4 को तो मैं हटा दूं, तो बचा हुआ नंबर कौन सा है 11। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 11। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। अगला सवाल है ब्लड रिलेशन का एक सवाल दे रखा है और मेरे से पूछा है तो बताइए निम्न में से कौन सा व्यंजक दर्शाता है कि Q P का पुत्र है। तो रिलेशन देकर मेरे से इक्वेशन पूछा है। तो जब भी ऐसी बात हो तो सबसे पहले हम जेंडर रिकॉग्नाइज करते हैं कि Q मेल होना चाहिए और Q का है क्या है P का पुत्र है। तो फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, प्लस का साइन क्या बोल रहा है यहाँ, ये बोल रहा है कि A माँ है, मतलब
Q फीमेल है और Q हमें चाहिए किस फॉर्म में, मेल की फॉर्म में, तो पहले को आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड की बात करें तो सेकंड सबसे पहले मैं अगर Q को चेक करूं तो इसने क्या कहा, Q पिता है, तो Q मेल है, Q कौन है, मेल, तो इसको आगे सॉल्व करते हैं पूरा। तो फर्स्ट प्लस की अगर मैं बात करूं तो प्लस में इसने बोला है कि P माता है किसकी, Q की, तो Q है संतान। और यहाँ से इसको पढ़ता हूँ तो इसने दिया Q पिता है किसका, R का, Q पिता है R का, इसका मतलब Q P का पुत्र हो गया। तो सेकंड जो इक्वेशन है वो जो रिलेशन दिया है उसको हेंस प्रूव्ड करती है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 अगेन ब्लड रिलेशन का सवाल है और पूछा है कि तो LC से, तो रिलेशन कौन बताएगा, C आवाज़ लगाएगा किसको, L को। इक्वेशन काफ़ी लंबी चौड़ी है, सॉल्व करते हैं इसको, देखें। पहला अगर मैं L और M के बीच का रिलेशन पढ़ूं तो इसने कहा है L पत्नी है M की, L पत्नी है M की, तो M हो गया उसका पति। सेकंड अगर मैं पढ़ूं तो इसने कहा M भाई है N का, M भाई है N का। थर्ड अगर हम यहाँ से पढ़े तो इसने बोला है कि N बेटी है किसकी, A की, N बेटी है A की। नेक्स्ट ये कहता है कि A पत्नी है B की, A पत्नी है किसकी, B की, तो B हो गया इसका पति। और नेक्स्ट अगर इन्फॉर्मेशन पढ़ें तो ये बोलता है कि B भाई है किसका, C का, B भाई है किसका, C का। गॉट इट। अब C आवाज़ लगाएगा किसको, L को, तो C आवाज़ लगाएगा L को। तो देखो अगर मैं B से रिलेशन लूँ यहाँ कि ये M B का बेटा है, M कौन है, B का बेटा, और ये बेटे की है पत्नी, तो ये हो गई पुत्रवधू किसकी, C के भाई की पुत्रवधू। तो जो C के भाई की पुत्रवधू है वो C के लिए भी क्या होनी है, पुत्रवधू होनी है। तो फोर्थ ऑप्शन जो है डॉटर इन लॉ, ये मेरा राइट आंसर चला जाएगा यहाँ। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल मोस्ट अवेटेड ग्रुप डिटर्मिनेशन का सवाल। तो मुझे इसमें देखो 12 और 30 छोटे नंबर दिखाई दे रहे हैं और दोनों से मुझे क्या करना है, 204 बनाना है। तो या तो मैं इनको गुणा करूं, गुणा करने पे वैल्यू आ रही है 360, बनाना कितना है, 204। तो सेकंड ऑप्शन क्या है यहाँ कि जो 12 इसका स्क्वायर लिया और इसका स्क्वायर कितना हुआ 144, और जो नेक्स्ट नंबर है 30 इसका इंटू 2 टाइम्स, तो ये हुआ 60, और दोनों का सम करता हूँ तो वैल्यू कितनी बनी मेरे 204। तो एक ऐसा ही ऑप्शन मुझे ढूंढना है कि जिसका जो स्क्वायर पहले का और दूसरे का 2x उनका सम क्या हो जाए, थर्ड नंबर को इंडिकेट करें। तो यहाँ देखो फर्स्ट नंबर की अगर मैं बात करूँ तो ये है 81 और प्लस है 24, दोनों का सम करूँ वैल्यू नहीं बन रही है। थर्ड की बात करूँ तो यहाँ स्क्वायर है 12 और फिर है 24, दोनों का सम करूँ तो वैल्यू कितनी आती है 40, ये भी नहीं जा रहा। थर्ड ऑप्शन सेकंड की बात करें, ये है 121 और डबल है 30, दोनों का सम करूँ तो भी वैल्यू नहीं आ रही। तो फोर्थ ऑप्शन ही जाना है, स्क्वायर है 225 और डबल है 40, तो वैल्यू कितना बनी 265। तो फोर्थ ऑप्शन मेरा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 अगेन ग्रुप डिटर्मिनेशन का सवाल है। और इस सवाल में क्या दे रखा है, देखें कि जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट कर रखा है इसमें। जैसे मैं 42 की तरफ से चलता हूँ तो 6 × 7 कितना होता है 42। 56 की बात करें, ये 42 को इंडिकेट किया, तो 56 करें तो 7 × 8, ये 56 बना। 72 की अगर मैं बात करूं तो 8 × 9, ये क्या बना 72। तो एक ऐसा ही सीक्वेंस मुझे देखना है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का, क्रमागत संख्याओं का, जो नंबर को फुलफिल कर दे। ठीक है, तो यहाँ देखो अगर मैं 24 की बात करूँ तो 4 × 6 जाता है, जो लगातार नंबर नहीं है। अगर मैं यहाँ करूँ 58 तो 58 29 × 2 करना पड़े, जो भी पॉसिबल नहीं है। अगर मैं यहाँ सेकंड ऑप्शन में जाऊँ 90 तो 90 कैसे बने 9 × 10 पॉसिबल है। 110 कैसे बने 10 × 11, ये भी पॉसिबल है। और बात करूँ 132 की तो 11 × 12 किया, तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का क्या बन रहा है, जो गुणनफल है वो मेरी वैल्यू आ रही है। तो सेकंड ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 अगेन एनालॉजी का ग्रुप डिटर्मिनेशन का सवाल है।
तो सवाल को बनाते हैं। देखो ये भी सवाल वैसा ही है, जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है उनका प्रोडक्ट दे रखा है। तो अगर मैं 56 की बात करूं तो 7 × 8, 90 की बात करूं तो 9 × 10, और 132 की बात करूं तो 11 × 12 है। अब मुझे एक ऐसा ही ऑप्शन देखना है जिसमें क्या हो, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का जो प्रोडक्ट बन जाए। तो 89 की बात करूं तो 89 प्राइम नंबर है दोस्तों, ये होना नहीं है। 88 मुझे बनाना हो तो 11 × 8 करना पड़े, जो लगातार नंबर नहीं है। थर्ड ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि जो लगातार नंबर है उनका प्रोडक्ट आ जाए, क्योंकि 76 अगर मैं बात करूं तो 9 × 8 अगर मैं करूं तो ये होता है 72। 9 × 8 कितना होता है? 72 होता है। और मुझे कितना बनाना है? 76। तो दो लगातार नंबर का प्रोडक्ट 76 से नहीं बनता है यहाँ पर। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट 72, ये 72 बन रहा है दोस्तों यहाँ पर। 8 × 9 किया तो 72। 110 की बात करूँ तो 10 × 11, और 156 की बात करूँ तो 12 × 13 यहाँ पर मैंने किया। तो डी ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। 89 प्राइम नंबर है इसलिए एलिमिनेट किया। 88 11 और 8 का मल्टीप्लाई करने पे आता है, जो लगातार नंबर नहीं है। 76 की बात करें तो 72 जरूर बनता है 2 नंबर के मल्टीप्लिकेशन से, वो भी क्या होने चाहिए? लगातार। तो 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए मेरे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 57, रीजनिंग का 27वां सवाल, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है और बेस्ड ऑन लेटर्स का सवाल है। अब देखो इसमें क्या किया है कि पहला लेटर क्या दे रखा है? पी, और पी का पेयर ऑफ लेटर, सबसे पहला रूल ही क्या करते हैं? पेयर ऑफ लेटर को चेक करते हैं। तो पी का पेयर आता है की, और आगे दे रखा है क्यू। तो क्या कर रखा है? जो पी लेटर है एक तो उसका पेयर ऑफ लेटर लिखा है, और दूसरा इसमें क्या किया है? +1 करके एक लेटर लिखा है यहाँ पर। नेक्स्ट देखो एल, एल का पेयर ऑफ लेटर आया ओ, और फिर क्या कर दिया? +1। यू का पेयर ऑफ लेटर है एफ, फिर अगेन +1। एम का पेयर ऑफ लेटर है एन, और फिर उसके बाद अगेन +1 किया है। तो एक ऐसा ही रिलेशन मुझे देखना है। तो मुझे वर्ड दिया है बिग, तो बिग में अगर मैं बी की बात करूं तो पेयर ऑफ लेटर आया वाई, और प्लस अगर इसमें 1 कर दूं तो क्या बना? सी। तो वाई और सी 2 ऑप्शन में मेरे पास है, तो बाकी 2 ऑप्शन क्या हो गए? एलिमिनेट। आई की अगर मैं बात करूं तो पेयर ऑफ लेटर होता है आर, और अगर मैं +1 करूं तो क्या आया? जे। तो आर और जे फर्स्ट ऑप्शन के अंदर है। जी की अगर मैं बात करूं तो टी, और +1 करूं तो यहाँ क्या आएगा? एच, तो टी एच। तो पहला ऑप्शन मेरा यहाँ राइट आंसर है। अच्छा सवाल है दोस्तों। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। 58 में क्या कर रखा है? एक वर्ड दे रखा है, अगेन कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। बियॉन्ड का कोड दे रखा है और प्रॉमिस का कोड पूछा है। तो देखो ये सारे लेटर्स जो हैं ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर दे रखे हैं। सारे लेटर्स क्या है? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर दे रखे हैं। और सवाल में किया क्या गया है? देखो आपको बी विजिबल है, आपको डी विजिबल है, एफ नहीं है। तो जो ई है, ई एक वोवल है जिसमें क्या किया है? +1 किया है और यहाँ एफ लिखा। वाई विजिबल है, ओ विजिबल नहीं है। तो अगेन इसमें क्या किया? +1 किया, और इसका क्या हो गया? पी। तो सबसे पहले क्या किया है कि जो वोवल है उसमें तो +1 किया है, और उसके बाद ये जो सारे लेटर्स हैं इनको क्या किया? A to Z सीक्वेंस के अंदर अरेंज किया है। गॉट इट? अगेन मैं रिपीट करता हूँ, जो वोवल है उसमें +1 किया है, और उसके बाद जितने भी लेटर्स हैं उनको सारा A to Z अरेंज किया है। तो मैं बात करूँ अगर प्रॉमिस की, तो जो लेटर है O को P बना देंगे, I को J बना देंगे, और E को F बना देंगे। तो मेरे पास लेटर क्या आया? P R P M J S F। तो सबसे पहले कौन सा लेटर आना है? F। तो F किस में है? फर्स्ट में है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, और यहाँ है। उसके बाद लेटर कौन सा आना है? J। तो F के बाद J यहाँ भी है और यहाँ भी है। J के बाद आना है M, M फर्स्ट में नहीं है तो फर्स्ट गलत हो गया, बचा हुआ डी ऑप्शन मेरा राइट आंसर है। फिर मैं लूँगा किसको? P P R और S। तो डी ऑप्शन मेरा यहाँ राइट आंसर चला जाएगा। अगले सवाल 59, आज के पेपर का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। अगेन कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है और बेस्ड ऑन लेटर्स का सवाल है। जब भी हम कोडिंग डिकोडिंग बेस्ड ऑन लेटर का सवाल करते हैं तो सबसे पहला तरीका होता है हमारा पेयर ऑफ लेटर चेक करना। तो देखो टी का जोड़ीदार जी होता है, वो कहीं भी अवेलेबल नहीं है। सेकंड होता है हमारा तरीका फिक्स कोड।
फिक्स कोड का मतलब है यहाँ कि जो वर्ड मेरे से पूछा है रेज, क्या ये सारे लेटर ऊपर अवेलेबल है क्या? तो ये सारे लेटर ऊपर अवेलेबल नहीं है, मतलब सेकंड वाला तरीका भी निकल गया। थर्ड होता है हम करते हैं रिपीटेशन ऑफ लेटर्स। थर्ड क्या अपना रिपीटेशन ऑफ लेटर्स। तो जो वर्ड है थिक, क्या उसके सारे लेटर कोड में आ रहे हैं? तो ये नहीं आ रहे, तो थर्ड तरीका भी अपना गलत हो गया। फोर्थ हम पढ़ते हैं कंपैरिजन, और कंपैरिजन में दो कैटेगरी के हम पढ़ते हैं, एक तो फर्स्ट टू फर्स्ट और एक फर्स्ट टू लास्ट। तो देखो क्या किया जा रहा है यहाँ, ये फर्स्ट टू फर्स्ट और फर्स्ट टू लास्ट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ देखो सबसे पहले ये क्या कर रहा है, ये जितने भी लेटर्स हैं इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर अरेंज कर रहा है। जैसे मैं इसको लिखूँ तो C, फिर H, I, K और T, और फिर क्या बनाया F, E, L, H और W। तो देखो यहाँ C से F +3, H से E -3, I से L +3, K से H -3 और T से W +3। तो क्या किया, सबसे पहले जो गिवन लेटर्स हैं वर्ड के उनको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया, और उसके बाद फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन किया, एक बार +3 किया और एक बार -3। तो जो वर्ड दे रखा है रेज, इसको सबसे पहले क्या करना है, अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है। तो पहले A आना है, E आना है, I आना है, R आना है और S आना है। अब पहले में क्या कर रहा है +3, तो यहाँ D बनना है -3, +3, -3 और +3। तो DBL OU, DBL O, यहाँ +3 करेंगे तो दोस्तों V आएगा, 19 + 3 कितना होता है 22। तो DBL OV। तो सेकंड ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। अंतिम सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है। देखें अरेंजमेंट करते हैं इसका। थोड़ा सा हाँ जी, देखें इसने कहा A to G 7 लोग हैं, वर्गाकार मेज हैं। तो एक स्क्वायर टेबल बनाते हैं, ये स्क्वायर टेबल है। केंद्र की ओर चेहरा है। अगर चेहरा केंद्र की ओर होता है तो जो राइट जो होता है दोस्तों वो एंटी क्लॉकवाइज चलता है। उनमें से कुछ कोनों पर बैठे हैं जबकि कुछ भुजाओं के मध्य में बैठे हैं। तो ये 8 लोगों का अरेंजमेंट है, और बताएं इसने 7 है, मतलब एक सीट वैकेंट रहने वाली है। अब इसने बोला एक सीट खाली रहेगी, दे रखी इन्फॉर्मेशन। C F के दाएं से तीसरे कोने पर बैठा है। C कोने पर बैठा और कहाँ, F के राइट थर्ड पोजीशन पे। तो अगर F मैं मिड में लूँ, राइट चलना है एंटी क्लॉक, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड, यहाँ कौन आया C। आगे दे रखा है F और E के बीच 2 लोग हैं, F और E। तो ये F है पहला, दूसरा, यहाँ E पॉसिबल नहीं है, तो फर्स्ट सेकंड और यहाँ कौन आएगा E। फिर दे रखा है D C के राइट तीसरे स्थान पर है। C का राइट चलना है एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड, यहाँ कौन आया D। फिर दे रखा है B G और C का पड़ोसी है। इसका मतलब जो B है वो G और C के बीच में है। तो ये C है, ये B है, और यहाँ मैंने किसको लिखा, G को। फिर दिया यदि A कोने पर बैठा हो, तो A यहाँ आ गया, कोना यही बचा। तो पूछा खाली सीट कहाँ है, तो खाली सीट कहाँ है, पहला दे रखा है D के लेफ्ट, दूसरा ये D है, इसका जो लेफ्ट है वो चलेगा क्लॉकवाइज, तो पहला और दूसरा। तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर है। गॉट इट, कि D के लेफ्ट दूसरे स्थान पर कौन है, जो वैकेंट सीट है वो अवेलेबल है। ये थे दोस्तों आज के पेपर के 30 क्वेश्चंस। नेक्स्ट पेपर में फिर मुलाकात करेंगे अगले 30 सवालों के साथ। आज के पेपर में इतना ही। थैंक यू, अपना ध्यान रखें और मुस्कुराते रहें।